हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सीपी मंत्रा पूर्णिया। बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर की तरफ मूव किए हैं और आज के इस सेशन में हम लोग समतल में गति को पढ़ने वाले हैं। समतल में गति में आपके सदिश और अदिश का कंप्लीट वर्णन किया हुआ है, ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बोले तो 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग सदिश और अदिश के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज के सेशन में सदिश और अदिश का जानकारी थोड़ा सा हट के करने वाले हैं, ठीक है। जो बचपना में हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा आज हट के हम लोग काम करेंगे। तो चलिए बिना देर का कर लेते हैं स्टार्ट। तो अपन सबसे पहला जो यहाँ बनता है बच्चों, हम कहते हैं सदिश। क्या बात कर रहे हैं? सदिश का। तो सदिश को ना इंग्लिश टर्म में कहते हैं बच्चों वेक्टर। क्या कहेंगे? वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है? बचपन से पढ़ते आए ना, कहते हैं वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं आपके नोट अच्छे बनने के लिए। वे भौतिक राशि परिमाण एवं दिशा दोनों हो, तथा जो सदिश नियमों का पालन करती हो। सदिश कहलाता है। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जिसके पास परिमाण और दिशा हो वो सदिश होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो जैसे में कह सकते हैं बच्चों विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार, प्रणोद, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इत्यादि। काफी हो जाएगा? नहीं, यहां पे लगा देते हैं ETC। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी होता है बच्चों कि भौतिक राशि के पास दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि वो सदिश ही होगा। तो यहां पर एक छोटी सी पॉइंट लिख देता हूं मैं। क्या लिख दे रहा हूं मैं? सदिश का थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सदिश होने के लिए, क्या होने के लिए? सदिश होने के लिए सदिश बीजगणित नियमों का, है ना, सदिश बीजगणित। क्या बात कर रहे हैं बच्चों? सदिश होने के लिए सदिश बीजगणित नियम का पालन होना जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, तो यहां पर क्या होता है ना बच्चों, मान लिया जाए जैसे विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? जैसे विद्युत धारा, ठीक है।
अब आप ही देखिए, जो विद्युत धारा है, क्या ये विद्युत धारा क्या सदिश है? बोलिए, क्योंकि ये जो है बच्चों, ये तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है, ठीक है। इसके पास क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है, ठीक है। कैसे दिशा है, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। परिमाण का मतलब यहां से अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां मैंने कहा 2 एम्पियर की करंट कहां से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जा रही है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्या ये डायरेक्शंस नहीं है? बोलिए, पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा रहे हैं ना 2 एम्पियर का करंट, लेकिन क्या ये सदिश है? बिल्कुल नहीं है। तो सदिश होने के लिए क्या होना चाहिए, सदिश बीजगणित नियम का पालन होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, ठीक है, तो मैंने कहा ये यहां से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, और इस वायर में यहां पर ये जो वायर आपको दिख रहा है, इसमें मैंने कह दिया कितने की, यानी 4 एम्पियर के करंट को दे देते हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए इससे क्या निकल जाएगा बच्चों, अब बताइए। तो यहां पर जो निकलेगा ये कितने का, 3 एम्पियर का, अब प्लस बोल दीजिए 4 एम्पियर का, तो कुल मिला करके कितने का होगा, तो ये बनेगा 7 एम्पियर का करंट, ठीक है। जो क्या है, ये सदिश आपका नहीं है। क्या ये सदिश होगा बच्चों, जरा देखिए तो, सदिश होगा? एकदम नहीं होगा। तो अब क्या रूल क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए यहीं पर इसको थोड़ा सीधा करें, ठीक है, चलो ऐसा कर देते हैं, ठीक है, यही वाली बात है। अभी हम सदिश को पूर्ण रूप से नहीं बताए हैं, मैंने इसका नामकरण कर देता हूं, ये ए, और यहां पर मैं कर देता हूं बी, और ये है आपका ओ, और यहां पर कहते हैं सी। तो मान लो बच्चों ये ओ और ये क्या बन गया है, आपका सी बन गया है। बना क्या, देखिए। अब अगर इसको मैं ओ बी ओ को लिखूं, तो बी ओ कितना बन रहा है, बी ओ जो बन रहा है बच्चों, ओ तो यहां पर है ना, बात सही, बी ओ। अब जब बी ओ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं ए ओ दे सकता हूं क्या इसको, देखिए तो मैं इसको पूरी तरीके से ऐसे कर देता हूं, देखिए तो बना। चलिए, अब यहां से आपका ये जो पार्ट बन रहा है इसको आगे देता हूं, तो मैं इसको थोड़ा और इसको सही कर दूं, क्या ये ऐसे बनेगा, चलिए बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें थोड़ा, तो ये वाला इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, चलिए बढ़ा दिए। अब ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, यानी यहां पर दे दिए हमने कौन सा, इसका नामकरण कर दिया बच्चों मैंने बी, और मैंने इसको लिख दिया अब ओ। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चलिए छुक छुक करते हुए हमने इसको बढ़ा दिया। अगर हम इसको बढ़ा दें, तो आपको नहीं लग रहा है बच्चों यहाँ पर कि अगर ये कितने का, 3 एम्पियर का करंट हो और ये 4 एम्पियर का करंट हो, तो ये जो बनेगा, ये पाइथागोरस लगाएंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट कितने का, 3 का स्क्वायर प्लस बोलिए 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा 9 और प्लस 16, तो ये बन जाएगा कितना, यानी 25, और 25 का अगर देखें तो ये क्या बनेगा, 5 एम्पियर का। अब आप बताइए यहाँ पर कितने एम्पियर का करंट है, यहाँ पर 7 एम्पियर का करंट, और यहाँ पर कितने एम्पियर की करंट हो गई, 5 एम्पियर का। बस यही एक अंतर है दोनों में, ठीक है, सदिश और अदिश में। तो ये जो कहानी बन रहा है, ये कहानी कौन सी है, ये कहानी अदिश की है, ठीक है। और ये जो कहानी बना है, ये जो अभी आप देख रहे हो, ये कहानी किसकी बन गया, ये बन गया आपके सदिश का। खैर अभी इस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जब तक हम सदिश को पूर्ण रूपेण पढ़ नहीं लेते, ठीक है। तो चलिए, अब बात कर रहे थे बच्चों किसका, यहाँ पर देखिए अपन सदिश का, सदिश को हम डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पता चल गया ना, ये वाली बात है कि ये जो है आपका विद्युत धारा, ये अदिश है। क्यों अदिश है, क्योंकि ये क्या किया है, सदिश नियम का पालन नहीं किया है। किसका, यानी आपके जो सदिश का नियम है, ठीक है, उसका पालन नहीं किया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे हम बताएंगे पालन क्यों नहीं किया है, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं सदिश को निरूपित किससे करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं बच्चे, सदिश को किससे, यानी तीर के द्वारा सूचित करते हैं, सीधी भाषा में तीर द्वारा, ठीक है, तीर द्वारा सूचित करते हैं। एकदम से कहीं तीर दिखाई दे तो समझ जाइए सदिश है, ठीक है, सूचित
करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये सामान्य भाषा में, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में चलते हैं। तो सदिश को क्या करें बच्चों, सदिश को निरूपित करने के लिए या निर्देशित करने के लिए, सदिश को निर्देशित करने के लिए वर्णमाला का जो अक्षर है, ठीक है, किस पर, वर्णमाला अक्षर, वर्णमाला अक्षर के ऊपर तीर लगाकर किया जाता है, तीर लगाकर किया जाता है। याद रखेंगे क्या इसको, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से अगर समझाएं तो यहां पर कहते हैं बच्चों क्या, जैसे ए हो गया, अब इस पर एक छोटा सा ऐसे हमने क्या कर दिया, तीर लगा दिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे, अब इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे बच्चों सदिश ए। क्या पढ़ रहे हैं, सदिश ए। ठीक है, चलिए। और बी पर अगर आप यहां पर एरो लगा देते हैं तब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बच्चों यानी सदिश बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके बुक में ना ये तीर लगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी वर्णमाला अक्षर को, वर्णमाला के किसी भी अक्षर को, ठीक है, थोड़ा देखिए, वर्णमाला यानी अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, ABCD आता है ना, वही बात है। वर्णमाला अक्षर, अल्फाबेट लेटर, वर्णमाला अक्षर को गाढ़ा, गाढ़ा मतलब समझ रहे हो, गाढ़ा का मतलब हो जाता है बच्चों बोल्ड, बोल्ड कर लिखने से। ठीक है, बोल्ड कर लिखने से उसे सदिश माना जाता है, सदिश माना जाता है। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में। जैसे अगर समझाया जाए तो, अगर जैसे समझाएं तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, जैसे अपन लिखना है सदिश ए, क्या लिखेंगे, सदिश ए। तो सदिश ए को लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसा एकदम से इसको बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको अपने बोल्ड कर दिया। अब ये आपका बन गया सदिश ए। फिर आपको ऐसे लिखना हो बच्चे सदिश बी, तो सदिश बी लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे इसको और बोल्ड कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों आपका यानी सदिश। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने दिया अभी डेफिनेशन, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, फिर मैंने कहा कब सदिश होगा और कब सदिश नहीं होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि सदिश को हम डिनोट किससे करते हैं, तो सदिश को हम एक एरो दे देते हैं या किसी लेटर के ऊपर क्या करते हैं, एरो लगा करके हम उसे डिनोट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो आपके अल्फाबेट है उसको गाढ़ा कर लिखने से भी सदिश हमें मिल जाती है, जैसे हमने बताया। ठीक है, चलिए अब यहां पर होता है कि सदिश में परिमाण क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सदिश का परिमाण, सदिश का क्या करें बच्चों, परिमाण। अच्छा, सदिश का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, यानी संपूर्ण तीर की लंबाई। ठीक है, खींची गई, साधारण भाषा में खींची गई संपूर्ण तीर की लंबाई। ठीक है, सदिश का परिमाण कहलाता है, सदिश का परिमाण कहलाता है। क्या ये बात याद रहेगा, परिमाण कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लिया जाए ये आपका एक तीर है, ठीक है, और इस तीर को अगर हम आपसे कहें कि इसका परिमाण क्या होगा, तो आप इसका कर दीजिए ये पॉइंट को A और ये पॉइंट को कहिए B। तो यहां पर आप कहिए सर जो सदिश का परिमाण है, क्या बात कर रहे हैं, सदिश का जो परिमाण होगा बच्चों ये क्या होगा, यानी लंबाई AB। क्या बनेगा, यानी लंबाई AB। क्लियर हो गया। चलिए
अगर मान लिया जाए यहाँ पर कुछ और दे दे आपको, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमने ये दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या दिया, इस पॉइंट का A और इस पॉइंट का मैंने नाम दिया B, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, यानी P इक्वल्स टू यानी 2 यूनिट। क्या दे रहे बच्चों, P इक्वल्स टू 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका या AB इक्वल्स टू 2 यूनिट दे दिया जाए, या मान लो कभी कभी ये चीजें ना यहाँ पर ये नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्या होगा, जो एरो आपको दिख रहा है वो एरो पे आपको इससे लिखा मिलेगा 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी परिमाण बनेगी वो कितना बनेगा, यानी AB मतलब क्या हो गया, यानी कितना, 2 यूनिट। क्लियर हो गया। तो ये जो आपकी लंबाई दिख रही है सदिश की, ये सदिश की लंबाई सदिश का परिमाण कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों कि जो सदिश है ना उसके प्रकार क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन बन जाता है सदिश का प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बन रहा है, सदिश का प्रकार। इसको बोलते हैं बच्चों टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर। ये बन गया आपको सदिश के प्रकार। अगर आपसे कहीं पर ये चीजें दिखाई दे सदिश के प्रकार का, तो हम कह सकते हैं सदिश के कई प्रकार हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे पहला अगर अपन फर्स्ट बात करेंगे तो हम कह सकते हैं इसको समान सदिश। क्या नाम दे रहे बच्चों, यानी समान सदिश। समान सदिश को बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर। क्या नाम देंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होगा, देखो समान सदिश है ना, तो समान सदिश को कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 सदिश तो चाहिए, ठीक है। तो यहां कहेंगे 2 सदिश A एवं B। अब तो आपको सिखा चुके हैं सदिश लिखने का, A एवं कोई भी लेटर के ऊपर क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। A एवं B समान सदिश, समान सदिश कहलाते हैं यदि, कहलाते हैं यदि इनके परिमाण, इनके परिमाण एवं दिशा समान हो, ठीक है, तभी जाकर के क्या कहलाएगा, ये समान सदिश कहलाएगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर हो गया। यानी जब आपको 2 सदिश दिखाई दे बच्चों, तो 2 सदिश की दिशा और 2 सदिश का परिमाण भी क्या होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे ये दोनों सदिश है बराबर, यानी समान, ठीक है। मान लिया जाए हमने इसका नाम दिया P और इसका नाम दे देते हैं Q, तो P और Q 2 सदिश तभी समान होंगे जब, अब यहां पर मैंने कहा बच्चों A B और इसका नामकरण करता हूं मैं CD, तो ये तभी समान होंगे जब क्या होगा, AB सदिश जो बनेगा वह CD सदिश के बराबर होगा, और ये परिमाण तभी हो पाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या बनेगा, Q। किसी भी सदिश के परिमाण को लिखने के लिए देखिए यहां पे दे देता हूं मैं, किसी भी सदिश की परिमाण को इंकित, इंकित का मतलब होता है सूचित, इंकित करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, इंकित करने के लिए, यानी उसके बगल में मॉडुलस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ना कि AB, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ना कि AB। थोड़ा पेन चेंज कर देंगे ना तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि काटा क्यों गया है, ठीक है, ना कि
ए बी। क्लियर हो गया। कब क्या होना चाहिए, यानी मॉडुलस में होना चाहिए। तो ये जो P और वेक्टर Q है ये इक्वल होगा। तो यहां पर हम छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा पा सकते हैं बच्चों। ये क्या होगा जरा देखिए, यानी मॉडुलस P इक्वल्स टू मॉडुलस का Q, ये होना बहुत जरूरी है। किसी भी सदिश को डिनोट करने के लिए हम P वेक्टर के ऊपर मॉडुलस लगाते हैं। अगर आपका मन करे हम मॉडुलस नहीं लगाएंगे तब यहां पर क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा क्या कि यदि मॉडुलस का उपयोग न करना चाहे तो अल्फाबेट, यानी मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्णमाला अक्षर के ऊपर लगे तीर को भी हटा दें, तीर को भी हटा दें। क्लियर हो गया। जैसे जैसे मैंने कहा तीर को भी क्या करें, हटा दें। तो आपका मन करे सर ये लिखें या फिर आप ये लिखें, ठीक है, या फिर आप ये लिखें या फिर आप ये लिखें, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर आप तीर लगाना चाहते हैं तब आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। ये बात थी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखना। तो आपने देखा दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड्स यानी परिमाण और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों समान हो। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा है बच्चों समांतर सदिश। क्या बात कर रहे हैं, समांतर सदिश। ठीक है, यानी पैरेलल वेक्टर की बात आती है। जो भी काम करेंगे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, ठीक है, बाएं दाएं नहीं लिखेंगे। ठीक है, कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो लिख दीजिए पैरेलल वेक्टर। अच्छा, पैरेलल वेक्टर क्या होगा जरा बताओ। यानी समांतर, देखो दो सदिश की दिशा एक ही तरफ होना चाहिए। याद रहेगा, दो सदिश की दिशा एक ही तरफ होगी तभी क्या होगा, यानी पैरेलल वेक्टर होगा। तो दो सदिश ए एवं बी, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लें, दो सदिश ए एवं बी समांतर कहलाते हैं। समांतर कहलाते हैं यदि दोनों की दिशाएं दोनों की दिशाएं समान हो। देखो राइटिंग थोड़ा सा ना सही करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना है। दिशाएं क्या हो, समान हो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए कि एक सदिश दूसरे सदिश का, एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश अदिश यानी धनात्मक, धनात्मक तथा अशून्य तथा अशून्य गुणक हो, गुणक हो। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझना है। देखिए दो सदिश ए एवं बी समांतर कहलाते हैं यदि दोनों की दिशाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये कहा, पहले एकदम साधारण में, फिर दूसरे पॉइंट को, पहले मैं पहले पॉइंट्स को समझा रहा हूं। ठीक है, ये इस तरह की बात मैंने कह दिया बच्चों। देखिए
दोनों की डायरेक्शंस क्या है, समान है। मैंने इसका नामकरण कहा बच्चों, ये कौन सा सदिश है P और ये कौन सी सदिश है Q। ये एक दूसरे की तरफ है। देखिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी लंबाई बराबर है कि नहीं है, परिमाण बराबर हो या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिशाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, ये सदिश क्या कहलाएंगे, आपका समांतर। लेकिन आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये देखिए दूसरे पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, मान लिया जाए ये जो आपको सदिश दिखाई दिया है, ये सदिश कितने का है, यानी P सदिश जो है ये मान लीजिए 2 यूनिट का है, 2 इकाई का है। ठीक है, कितने का है, 2 इकाई का। अब अगर मैं आगे की बात करूं बच्चों, ये देख लीजिए कितना है, ये इस सदिश का नाम अगर मैं AB करूं तो जरा सोचो, मैं इसका CD कर देता हूं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यानी ये जो बन रहा है सदिश आपका Q, ये सदिश को क्या बोलोगे, इसका 2 गुना है, तो 2 टाइम्स ऑफ ये सदिश P बन सकता है, क्या बोलो तो बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो पॉइंट था, ये पॉइंट है कि दोनों की दिशाएं समान हो, यहां से पता चल गया। दूसरा पॉइंट आता है एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश यानी धनात्मक अथवा अशून्य गुणक हो। अशून्य गुणक का मतलब होता है हो सकता है उससे 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, जो आपको यहां पर दिख रहा है। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, यानी तीसरे नंबर में, तीसरा बनता है बच्चों थर्ड नंबर में, यह है प्रति समांतर सदिश। क्या बोलेंगे, प्रति समांतर, प्रति समांतर सदिश, यानी इसको बोल सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, नाम से ही पता चल रहा है ना, एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल का क्या मतलब हो गया, जो समांतर नहीं होगा यानी उल्टा होगा। ठीक है, यानी जिसकी दिशाएं क्या हो, विपरीत हो। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, जिसकी दिशाएं, दिशा एकदम पहले वाला ही डेफिनेशन है, दिशाएं विपरीत हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट वही कि अन्य एक सदिश अन्य सदिश में किसका, हाँ, तो यहां पे दूसरा पॉइंट को लिख रहा हूं बच्चों कि एक सदिश अन्य सदिश, एक सदिश अन्य सदिश में अशून्य तथा ऋणात्मक, अशून्य तथा ऋणात्मक संख्या द्वारा, एकदम समझना, संख्या द्वारा गुणा करने से प्राप्त, गुणा करने से प्राप्त सदिश है। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, गुणा करने से प्राप्त सदिश होता है। अब थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखिए पहला पॉइंट को डील कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अगर मैं कहूं ये बराबर हो भी सकता है बच्चों और बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये सदिश आपका क्या है, P, और ये सदिश क्या बन रहा है, Q। ठीक है, अगर आप इस सदिश को देखें तो यहां पर ये सदिश अगर बराबर हो तब की बात करें, बराबर हो, जैसे ये सदिश की बात की आप। ठीक है, और इस सदिश की बात कर लीजिए, ये देखिए, अब इस कंडीशंस में क्या बनेगा, ये सदिश जो है ये P और ये सदिश आपका क्या है, Q। अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप यूं लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्या लिखेंगे, अगर मैं यहां पर कहूं तो जो P सदिश होगा ये बनेगा किसका, माइनस Q का, उल्टा हो गया ना। ठीक है, या फिर आप Q सदिश की अगर बात करें तब आप कहेंगे माइनस P सदिश का।
अभी दूसरे पॉइंट को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि दिशाएं विपरीत हो, ठीक है जी। दूसरा, एक सदिश अन्य सदिश में अशून्य तथा ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणा हो। तो ये भी आप कंप्लीट कर दिए कि ऋणात्मक संख्या। एक उदाहरण से समझाऊं अगर तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए ये सदिश है ए बी, ठीक है, और मैंने इसका नाम दे दिया जी पी, और ये इसको मैंने कहा 3 यूनिट का। कितने का? 3 यूनिट का। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, एक इसको यानी ऐसे ये एक सदिश दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस सदिश का नाम मैं कर देता हूं जी सी, और इसका नाम मैंने कह दिया डी। और ये देखिए, अब मैं इसकी बात करूं तो ये है कितने का? 6 यूनिट का, ठीक है। अब ये सदिश आपका है क्यों? क्यों इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 यूनिट का। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर क्यों 6 यूनिट का बन गया हो तो हम कह सकते हैं ये जो सर P है, यानी P इक्वल्स टू कितना? यानी माइनस का कितना? देखिए ये -6 हो गया क्या? देखिए तो अगर -6 की बात करें, या मैं यहां पे थोड़ा सा और इसको अगर लिखूं, ये देखिए तो, अरे आओ भाई, ठीक है, चलिए इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर इसको क्या लिखा जा सकता है? इस 6 क्यू वाले पॉइंट्स को मैं यहां पर लिख सकता हूं क्यू वेक्टर इक्वल्स टू, बोलिए तो, यानी 3 इंटू कह दीजिए कितना, या ऐसे थोड़ा सा 2 इंटू कह दीजिए कितना, यानी 3 यूनिट का। क्या इसको बोल सकते हैं? क्या मैं इसको स्पष्ट कहूं तो मैं कह सकता हूं क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, और ये 3 यूनिट को क्या बोलेंगे? यानी पी वेक्टर बोलेंगे क्या? लेकिन यहां पर बात यह आता है कि सर पी तो तभी बोलेंगे ना जब ये सीधा सीधा इसी डायरेक्शंस में हो, यानी इस तरफ में, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये तो सीधा है नहीं, तो सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो देखिए तो ऋणात्मक मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया। तो क्यू इक्वल्स टू क्या -2p के करीब हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हो गया ना? तो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, तो ये अपन बन जाता है संरेखीय सदिश। क्या कहेंगे? संरेखीय सदिश, ठीक है। संरेखीय सदिश को बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या कहेंगे? यानी कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। अब अगर आप कोलिनियर वेक्टर की अगर बात करें बच्चों, तो क्या होगा जरा देखो। कोलिनियर वेक्टर में अगर आप इसको डिफाइन करें, क्या हो सकता है? यदि दिए गए, मैं पहले बता रहा हूं, दिए गए सदिश अगर एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो अथवा विपरीत हो, तब क्या कहलाएगा? संरेखीय, ठीक है। यदि दिए गए सदिश एक ही सरल रेखा, एक ही सरल रेखा के अनुदिश, के अनुदिश या विपरीत, या विपरीत दिशा में कार्य करता हो, विपरीत दिशा में कार्य करता हो, ठीक है। तो उसे संरेखीय सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसे संरेखीय सदिश कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? क्या कहेंगे? संरेखीय सदिश कहेंगे। देखो इसे समझ में नहीं आया, थोड़ा उदाहरण लेंगे ना तो बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक सदिश ये है बच्चे, दूसरा सदिश की बात करें, ये देखिए उसी डायरेक्शंस में, ठीक है। या ये भी आपको समझ में ना आए तो आपके लिए और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये मान लीजिए कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलिए
अब इस स्ट्रेट लाइन पर अगर एक सदिश को ऐसे, एक सदिश को ऐसे, एक सदिश को ऐसे, क्लियर? तो ये जो इस पर दिख रहा होगा, मान लीजिए मैंने कहा ये सदिश जो बन रहा है इसको मैंने कहा बच्चों ये क्या है आपका, ये अपन है P सदिश और ये आपका है Q सदिश और इसका नाम मैंने दे दिया R सदिश। तो ये तीनों सदिश एक दूसरे का क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब साथ साथ सरल रेखा मार्ग पर है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। चलिए अब एक और बात आता है, हो सकता है यार उसके अपोजिट भी तो हो, ये भी तो बन सकती है बात है। जैसे अपोजिट में अगर हम देखें तो क्या बनेगा बच्चों, एक सदिश आपने ये ले लिया, ठीक है, हो सकता है एक सदिश यूं भी बन सकता है, बन सकता है ना। तो अगर मैं इस सदिश है तो स्ट्रेट लाइन ही ना, अगर मैं यहां से कहूं ये जो सदिश बन रहा है ये P है और ये सदिश अगर Q है तो आप कह सकते हो क्या होगा, इससे अगर दोगुना तिगुना बराबर हो जाए तो आप बोलेंगे इसको -P, परिमाण अगर समान हो जाए तो। अब परिमाण समान अगर ना हो, अभी हालांकि लग रहा है कि परिमाण समान नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, देखिए बढ़ा देते हैं, कहाँ चला गया, लो भैया चलो जी, अरे आ जाओ भाई, थोड़ा परिमाण बराबर करना है, ठीक है। तो देखिए अब ये लग रहा है ना कि अगर ये 4 यूनिट का है तो ये भी कितने का बनेगा, 4 यूनिट का है तो ये भी 4 यूनिट का बन रहा है। लेकिन देखिए यहां पर माइनस बना, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, किया कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों तो अपन बन जाता है शून्य सदिश, क्या कितने नंबर में जाएंगे, 5th नंबर में, ठीक है। तो कह रहे हैं शून्य सदिश, ठीक है। चलिए अब अगर हम शून्य सदिश को समझाएं, इसको बोल सकते हैं क्या, यानी जीरो वेक्टर, ठीक है। चलिए ठीक है, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या है, अगर मैं यहां से इसका डेफिनेशन लिखूं बच्चों तो हो सकता है कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य तथा स्वेच्छा से हो। स्वेच्छा का मतलब होता है, इसको क्या बोलोगे, मतलब स्वेच्छा से उसको और क्या बोल सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा से। तो जो हमें ज्ञात न हो, जो हमें ज्ञात न हो, ठीक है। चलिए शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है, याद रखिएगा। और किसी सदिश में शून्य सदिश से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी शून्य सदिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझाते हैं, ये कौन सा सदिश होगा, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये कौन सा सदिश बन रहा है, इसको बोलेंगे जी शून्य सदिश। कौन सा सदिश है, शून्य सदिश। इसका डायरेक्शंस का पता ही नहीं है, हो सकता है यहां पर अगर इसकी बात करा आपने तो हो सकता है इधर जाए, हो सकता है यार इधर चले जाए, हो सकता है इधर जाए, हो सकता है इधर जाए, हो सकता है, तो इसके डायरेक्शंस का पता ही नहीं है। और इसका परिमाण जो है एकदम से, इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण जो है वो क्या है बच्चों, यानी शून्य, परिमाण शून्य है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये शून्य सदिश कहलाएगा। शून्य सदिश की अगर बात करें तो ये इसको बोल सकते हैं जी जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को और हम अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें बच्चों तो यहां से कह सकते हैं, अगर मैं मैग्नीट्यूड ए और यहां पर मैं कह दूं क्या इनटू में जीरो वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा, इसको भी बना देगा जीरो वेक्टर। क्लियर है। चलिए अब कभी कभी बातें आ जाती है क्या, यानी बी वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड जीरो, तो क्या बन रहा है, जीरो वेक्टर, ठीक है। कभी कभी चीजें आती है लैम्डा इनटू कह दीजिए जीरो वेक्टर, तो क्या बन जाएगा, ये जीरो वेक्टर, क्या आएगा, जीरो वेक्टर। अच्छा
अब जो अपन टॉपिक बन रहा है ये कुछ ज्यादा ही खास बन रहा है। खास टॉपिक है इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अब तक का। इसको बोलते हैं इकाई सदिश। क्या ये 6th नंबर में बात करें तो ये बन जाएगा बच्चों आपका इकाई सदिश। ठीक है, क्या बनेगा? इकाई सदिश। अच्छा, इकाई सदिश को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे इसे? यूनिट वेक्टर। अब थोड़ा सा इस पे फोकस कर लीजिए, यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों। ठीक है, इकाई सदिश है क्या? इकाई सदिश, पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं मैं। इकाई सदिश दिए गए सदिश की दिशा को निरूपित करती है। दिशा को निरूपित करती है। ये बात याद रहेगा, इकाई सदिश दिए गए सदिश की दिशा को निरूपित करती है यानी बताती है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों तो कह सकते हैं इकाई सदिश को वर्णमाला अक्षर के, ठीक है, इकाई सदिश को वर्णमाला का मतलब हो गया अल्फाबेट। ठीक है, वर्णमाला, अरे क्या राइटिंग बन रहा है मेरा, ठीक है वर्णमाला अक्षर के ऊपर टोपी लगाकर, जिसको कैप या हैट लगाकर सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे अगर समझाया जाए तो जैसे ए के ऊपर आपने कैप लगा दिए, बी के ऊपर आपने कैप लगाया, एन के ऊपर कैप लगा दिए, ये सभी क्या है? इसको बोलेंगे इकाई सदिश। क्या बोलेंगे? इकाई सदिश। याद रहेगा? चलिए, तो ये तो पता चल गया कि जो इकाई सदिश है वो दिए गए सदिश की दिशा को निरूपित करती है, और जो इकाई सदिश है उसको किसी भी वर्णमाला अक्षर के यानी अल्फाबेट लेटर के ऊपर टोपी यानी कैप या फिर कहते हैं हैट लगा करके सूचित करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक छोटा सा और डेफिनेशन बन सकता है इकाई सदिश का। तो क्या होता है इकाई सदिश? इकाई सदिश दिए गए सदिश, इकाई सदिश दिए गए सदिश इकाई सदिश दिए गए सदिश एवं उस सदिश के परिमाण से प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट तौर पे कह सकते हो कि जो आपका इकाई सदिश होगा तो इकाई सदिश को कहेंगे दिए गए सदिश एवं उस सदिश का अनुपात क्या कहलाएगा? इकाई सदिश। तो दिए गए सदिश अपॉन क्या कहेंगे? यानी सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण। अभी भी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मन हलचल सी हो रही होगी, यार समझ नहीं आ रहा चीजें, है ना? तो इस चीज को अगर क्लियर करें थोड़े से एग्जाम्पल से तो स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मतलब हो गया, हमने कह दिया बच्चों n, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया कैप। तो n कैप क्या होगा? मान लीजिए कोई अगर p सदिश दिया हुआ है तो इस सदिश के नीचे इस सदिश का अगर परिमाण लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका इकाई सदिश। ठीक है, क्या कहलाएगा? इकाई सदिश।
दिए गए सदिश एवं सदिश के परिमाण का अनुपात क्या कहलाएगा बच्चों, यानी इकाई सदिश। ठीक है, तो यहां पे दिए इकाई सदिश, दिए गए सदिश एवं उस सदिश के परिमाण से, परिमाण के अनुपात से। यहां पर थोड़ा और भी मैं कर देता हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ सेंटेंस थोड़ा और बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, अरे आ जाओ भाई, हैंग कर गया क्या? हाँ ठीक, तो क्या बनेगा, परिमाण के अनुपात से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है कि किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखना। ठीक है, सदिश का परिमाण ज्ञात करना, सदिश का परिमाण ज्ञात करना। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालेंगे, परिमाण ज्ञात करना। देखो ये अगर समझ जाते हो ना तो पूरा फिजिक्स आपको एकदम हल्का लगेगा। ठीक है, किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करना, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए थोड़ा पेन चेंज कर लूं, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, रंग बिरंगा देखने में, है ना, आपको भी लगेगा, मन लगा रहेगा। यानी कह सकते हैं दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए सदिश के कांस्टेंट्स को रूट, स्क्वायर रूट कर दो क्या, यहां पर वर्गमूल कहते हैं उसे शायद। ठीक है, को वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर स्क्वायर करके, स्क्वायर का मतलब वर्ग करके जोड़ देना होता है। ठीक है, याद रहेगा। उदाहरण से समझाऊं तो थोड़ा और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आते हैं बच्चों। मान लिया जाए P बराबर आपके पास दिया है आई कैप, अब प्लस बोलिए 2J कैप। अभी J भी थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, अब प्लस में यहां पर दे दिया 3K कैप। हमें ना परिमाण चाहिए, परिमाण निकालने के लिए क्या बोले थे, जो सदिश दिया है उस पूरे सदिश को लिखिए और उसके बगल में मॉडुलस लगा दीजिए, या नहीं तो आपको मॉडुलस लगाने का मन ना करे तो आप सिर्फ उस सदिश के ऊपर से तीर को हटा दीजिए, तब ये क्या निकल जाएगा, परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए क्या बताया बच्चों कि दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए कांस्टेंट्स का, यानी कांस्टेंट पता है ना, को वर्गमूल के अंदर, किसके अंदर, वर्गमूल के अंदर स्क्वायर करके जोड़ना होता है। तो फटाफट से यहां पहले वर्गमूल लिख लीजिए, वर्गमूल दे दिए। चलिए आई के बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब कौन है, आई के बगल में अगर कोई नहीं इसका मतलब क्या है, एक है, तो कर दीजिए जी इसका कांस्टेंट, आई का कांस्टेंट यानी एक का स्क्वायर, प्लस जे के बगल में कौन है, 2 है जी, कर दीजिए जी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब प्लस देखिए तो के बगल में कौन है, 3 है जी, कर दीजिए जी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने में तो आप हीरो हैं ही। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस का बोलिए 4, अब प्लस का कह दीजिए बच्चों कितना, 9। अब ये आप अगर आप सीख गए हो तो आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, और मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूं जी यहाँ पर। तो ये बन गया रूट का 14, ये बन गया जी आपके मैग्नीट्यूड्स। एक आध मैग्नीट्यूड्स और सीखते हैं। ठीक है, चलिए एक मैग्नीट्यूड और सीखता हूं मैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप अगर आपको दिखाई दे, और ये बराबर आपको दे दे अगर q वेक्टर, या q बराबर इतना आपको लगे कि सर ये ना उचित नहीं लग रहा है, ये हमको ना पहले दे दो, चलो जी पहले ही दे देता हूं मैं।
ठीक है, आपको लगे कि पहले दे दिया जाए, तो मैंने कहा इसको कि जो ये क्यू वेक्टर है ये है आपका, तो क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो या तो क्यू सिंपल लिखिए, या अगर आप वेक्टर वाला लिखेंगे तो इसके बगल में बॉडीगार्ड लगाइए, बोले तो मॉडुलस लगाइए। फिर आप क्या करिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। इसके बगल में कौन है, 2 नहीं है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर करिए। प्लस में कौन है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस में के बगल में कौन है, -3 है, ना कि 3 है, इसका स्क्वायर करिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 + 1 + 9 बना क्या, फिर से क्या बन गया, √14। क्योंकि अगर इसी वेक्टर को आप अगर लिखना चाहें कुछ इस प्रकार से, ये वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, जो क्यू वेक्टर है ये है माइनस प्लस इंटू बोल दीजिए -2 इंटू बोल दीजिए आई कैप, अब प्लस बोल दीजिए जे कैप, अब प्लस कर दीजिए -3k कैप। लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ये वाला पॉइंट अगर ऐसा लिख सकते हैं, आप कहते हैं हाँ जी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे सर कोई दिक्कत अगर नहीं है तो ये आई के बगल में कौन है, -2, जे के बगल में कौन है 1, के बगल में कौन है -3, तो ये सभी कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलिए। तो इसी कांस्टेंट को ना स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर करके लिखना होता है, तभी तो आप मैग्नीट्यूड निकालते हो। आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए हैं। अब जब मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए तो यूनिट वेक्टर भी निकालना सीख गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं कि P अगर कोई वेक्टर है, जैसे 2i का कैप प्लस बोलिए 3j का कैप, अब प्लस कर दीजिए 4k का कैप। हमें n कैप चाहिए। n कैप का मतलब क्या है, n कैप का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर, और यानी इकाई सदिश। और इकाई सदिश क्या काम करता है, दिए गए सदिश की दिशा को निरूपित करता है, ठीक है, दिए गए सदिश की दिशा को निरूपित करता है। तो यहां से अगर आपको चाहिए तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, आपके सामने अगर इकाई सदिश की बात आ जाए तो आप कहेंगे सर इकाई सदिश जो होगा ना n कैप इक्वल्स टू दिए गए वेक्टर अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड होगा, यही बात बनेगा ना, बोलो। तो अपन p वेक्टर तो ये गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन ये p निकालना है ना सिर्फ, तो यहाँ पर कर लेते हैं जी सॉल्यूशन थोड़ा सा। p का आपके पास क्या है 2i प्लस बोल दीजिए जी 3j कैप, अब प्लस कर दीजिए जी 4k कैप, कहते हो ना। तो यहाँ से अपन p चाहिए तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, चलिए जी बहुत बढ़िया, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस बोल दीजिए 3 का स्क्वायर, अब प्लस कर दीजिए 4 का स्क्वायर। फिर क्या बन जाएगा आपके सामने, फिर बनेगा बच्चों, ये थोड़ा इसको करें तो 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, तो ये बन जाएगा 16 × 4 20, और ये किसके करीब बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा 29 के करीब। ये बन गया, ये तो अपन बना भी 29, ये p बराबर बन गया। हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर चाहिए थोड़ा, तो चलिए थोड़ा यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, इकाई सदिश, ठीक है। देखिए इकाई सदिश निकालने के लिए क्या होगा, यानी n का कैप, तो n का कैप क्या बनेगा, p वेक्टर अपॉन बोलिए तो p, तो p वेक्टर कितना है, यानी 2 का i प्लस बोलिए 3 का j कैप, और प्लस कर दीजिए कितना, अब प्लस में 4 का k कैप, अब पूरे का बटा कितना बन जाएगा बच्चों, यानी रूट का 29। आपको मन करे कि सर ये मुझे स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड लिखना है, तो अरे लिख दो ना n कैप इक्वल्स टू 1/√29 इंटू में लिख दीजिए जी 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में कह दीजिए कितना 4k कैप। तो ये तो बात थी किसका, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर के बाद ना थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, आगे अपन टॉपिक बन जाता है, वो है अभिलंबवत इकाई सदिश। क्या बोलेंगे, यानी 7 नंबर की बात अगर करें तो बोल सकते हैं अभिलंबवत इकाई सदिश।
ठीक है, अभिलंबवत इकाई सदिश, यानी कह सकते ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्लियर बच्चों? चलिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? देखिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बनेगा बच्चों जैसे IJK, ठीक है, तो ये आप हाथ वगैरह मोड़ते हो ना, ठीक है, यानी IJK मैं यहां पे लिख देता हूं कि I कैप J कैप एवं K कैप को क्या बोलते हैं? अभिलंबवत इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या? नहीं भी रहेगा तो रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? थोड़ा एग्जाम्पल से समझोगे ना तो सब कुछ आसान लगेगा। ये मान लिया जाए क्या है, ये y एक्सिस, ठीक है, ये क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं x एक्सिस, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कह देते हैं z एक्सिस। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो क्या बात बनेगा? मैंने कहा बच्चों इसका नामकरण अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे कर दीजिए। थोड़ा कौन सा कलर लूं? थोड़ा डार्क कलर ले क्या ऐड करके? चलो ब्लैक लेता हूं मैं। तो मैंने कहा इसको क्या, यानी y, मैंने इसका नामकरण करा बच्चों x, और इसको बोल देता हूं मैं z एक्सिस। ये जहां पर ये आपस में मिल रहा है ना, इसको बोल देते हैं जी यानी ओरिजिन, यानी O कह देता हूं मैं। ठीक है, चलिए ये क्या बन गया इसका? ओरिजिन। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, x के तरफ अगर ये मूव कर रहा हो कोई भी सदिश, तो हम उसे क्या यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे? आई कैप से। ठीक है, x के तरफ जा रहा हो तो क्या कहेंगे? x की तरफ इंगित करे यानी डायरेक्टेड करे यानी निर्देशित करे तो हम उसे बोलेंगे आई कैप। y के तरफ अगर दिखाए तो इसको बोलेंगे बच्चों जे कैप। क्या बोलेंगे? जे कैप। और z के तरफ अगर दिखाए तो इसे बोलते हैं के कैप। क्या ये याद रहेगा? x के तरफ कौन सा हो गया, यानी x के लिए, x अक्ष के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा और इसको पीछे लेके आता हूं। चलो जी, बहुत बढ़िया। ऐसे यहां पर मैंने कहा I का कैप बराबर x अक्ष के लिए। किसके लिए? x अक्ष के लिए। याद रहेगा आपको? ठीक है। और अगर बात करेंगे जे कैप किसके लिए बनेगा? y अक्ष के लिए। ठीक है, चलिए, और यहां से के कैप की अगर बात करें तो कहेंगे z अक्ष के लिए। ठीक है, क्या? इकाई सदिश, इकाई सदिश। याद रहेगा? चलिए, तो x अक्ष के लिए इकाई सदिश आई कैप, y के लिए जे कैप, और z के लिए के कैप। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर इसको थोड़ा और आपका मन करे कि सर मेरा मन ना मचल रहा है थोड़ा सा लिखने को, तो आप यहां से कह सकते हो कि आई कैप अगर हम बात करें बच्चों तो क्या बात करते हैं? आई का कैप, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि दिए गए सदिश अपॉन में सदिश का परिमाण। क्या लिखा जा सकता है? ये x वेक्टर बाय x। तो क्या ये j का अगर हम बात करें, j का जो कैप होगा वो j कैप कितना बन जाएगा? यानी ये y वेक्टर अपॉन बोल दीजिए तो y का मैग्नीट्यूड बनेगा। और अगर मैं यहीं से कहूं कि जो k का अगर कैप बने तो इसको बोल सकते हो z वेक्टर अपॉन बोलिए मॉडुलस ऑफ z या सिंगल z, यानी इसको परिमाण बोलते हैं। यहां से x का जो वेक्टर बनेगा, x वेक्टर किसके करीब बन गया? x वेक्टर बन गया x इंटू बोल दीजिए आई कैप, और अगर हम यहां से y वेक्टर की बात करें तो ये बनेगा y इंटू बोल दीजिए j कैप, और फिर यहां से z वेक्टर की अगर बात करें बच्चों तो ये बनेगा कि z इंटू कह दीजिए k कैप। क्या ये बात समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरीके से? ठीक है, चलिए,
अगर ये बात समझ में आ गया हो तो आप यहां से स्पष्ट तौर पे डेफिनेशन से निकाल सकते हो कि जो एन कैप होता है वह गिवन वेक्टर बाय क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैं यहां लिखता हूं गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, यानी उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन चाहिए। ठीक है, तो यहां से एक छोटा सा और हम क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर का टाइप है उसको देख सकते हैं एथ में। ठीक है, हम कह सकते हैं ध्रुवीय सदिश। क्या कहेंगे, ध्रुवीय सदिश। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर मैं ध्रुवीय सदिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा, कौन सा वेक्टर, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होगा बच्चों, पोलर वेक्टर होता है कि वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, कार्यकारी बिंदु हो, यानी वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु होता हो। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं वह सदिश जिनकी दिशा भौतिक राशि की दिशा में हो, भौतिक राशि की दिशा में हो या गति में हो। सीधा सीधा बात करिए, जैसे उदाहरण से अगर समझाया जाए तो विस्थापन की बात कर लीजिए बच्चों। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन के लिए क्या बात बनेगा, देखिए तो अगर हम विस्थापन को समझाएं तो मान लिया जाए यहां पर एक मैं ऐसे हूं, ठीक है, ये अब मुझे यहां से क्या करना है बच्चों, मुझे चलना है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, थोड़ा दूर चल लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करना, चलना शुरू किया, तो मैं अगर मेरी गति के डायरेक्शंस में ही दिशा अगर छुपी हो तो यहां पर क्या बात बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, मैं यहां से यहां आ गया, ए से लेकर के बी तक, तो इसी डायरेक्शंस में है कि नहीं है, तो कहते हैं वे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु कार्यकारी बिंदु हो। ठीक है, यहां से ए, तो ये प्रारंभिक बिंदु ही कार्यकारी बिंदु है। या कहते हैं वे सदिश जिनकी दिशा भौतिक राशि की दिशा में हो। तो भौतिक राशि कौन है, यहां पर ये व्यक्ति, और यहां पर इसकी लंबाई उसी की डायरेक्शंस में, तो यहां से लेकर बी तक का क्या होगा, विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए तो। अगर ये विस्थापन हो गया तो इसको तो स्पष्ट कहा जा सकता है क्या है ये, यानी ध्रुवीय सदिश। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल का तो एक बल भी आता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, यानी बल। ये सब क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। एक छोटी सी जो बात आती है बच्चों, ये आता है आपका यानी अक्षीय सदिश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और ये है आपका 10th नंबर में। ठीक है, चलिए 9th नंबर जाएंगे क्या, हाँ 9th नंबर मैं देख ही लेता हूं ना थोड़ा सा कौन सा था। ये हम लोग बेसिक क्लास कंप्लीट कर लिए ना, 8 था, तो हम लोग जाएंगे जी 9th नंबर पर। तो ये 9th की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा आपका कौन सा, यानी अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश थोड़ा याद रखिएगा ये सब, इसको बोलते हैं एक्सियल, AXIAL, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अक्षीय सदिश। अब अगर अक्षीय सदिश को परिभाषित करने की कोशिश करें तो कह सकते बच्चों वह सदिश जो अपनी अक्ष के परितः, अपनी अक्ष के परितः
घूर्णित हो, घूर्णित हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो यह घूर्णी प्रभाव को, या घूर्णी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किसको? घूर्णी प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए, ये एक और छोटी सी बात अगर लिखें तो कह सकते हैं यह दाएं हाथ, यह दाएं हाथ के पेंच के पेंच के नियम को सूचित करती है, या मैं प्रदर्शित करता हूं, या मैं कह सकता हूं कि नियम पर आधारित है। किस पर? नियम पर आधारित है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना है, आधारित है। चलिए, अब जैसे कि उदाहरण दें तो जैसे आपका आता है बच्चों कोणीय वेग। अभी मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो रटने में तो फायदा ही नहीं है ना। तो ये बनेगा बल आघूर्ण, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों तो कह सकते हैं कोणीय संवेग। क्या कहेंगे? कोणीय संवेग। क्लियर है? चलिए, यानी कोणीय वेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये सब क्या है? आपकी अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश का क्या मतलब हुआ? अरे वे सदिश जो अपने अक्ष के अनुदिश हो, हाँ, क्या हो? अपने अक्ष के परितः हो। जैसे उदाहरण के तौर पे समझाऊं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब मैं यहां से इसके अक्ष के परितः ऐसे दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको घूर्णन कराऊं तो देखिए, तो ये क्या होगा? कुछ इस तरह से घूर्णन करेगा, करेगा क्या? बोलो। अब ये जो घूर्णन कर रहा है तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं घूर्णन अक्ष। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे घूर्णन अक्ष। और ये कैसे घूर्णन करेगा? कुछ इस प्रकार से, ऐसे रोटेट करेगा, करेगा क्या? इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन अक्ष। अच्छा, अगर आपको और मन करे तो इसको उल्टा भी तो घुमा सकते हैं, ठीक है। ये घूर्णन अक्ष हो गया। आपके मन में एक बात आएगी, सर वहां पर ना आपने ये लिखा था कोणीय संवेग। मान लो ये एक वस्तु है जो r त्रिज्या पर है, और ये वस्तु पूर्णतः क्या है? यानी m द्रव्यमान का वस्तु है, और ये m द्रव्यमान के वस्तु को हम क्या कहते हैं? v वेग से इसको घुमा दे रहे हैं। तो इसके पास जो ये रैखिक वेग आएगा वो क्या आ जाएगा? यानी v बनेगा क्या? बोलो। इसके पास हमेशा क्या बन जाएगा? v वेग बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। बना। चलिए, ये सभी इसके पास क्या है? v। लेकिन एक बात बताइए, ये अपने ही अक्ष पर है कि नहीं है? बोलो। अपने ही अक्ष पर है, अक्ष बाहर तो नहीं गई, r दूरी पर है कि नहीं? इसका ये सेंटर पॉइंट कह सकते हो। तो इसके पास ये जो आएगा, ये इसके पास क्या आ जाएगा? यानी इसके पास आ जाएगा जी कोणीय वेग ओमेगा। ओमेगा को क्या बोलेंगे? इसको मैंने कहा ओमेगा। और ओमेगा को क्या बोलते बच्चों? इसको बोलते हैं कोणीय वेग। क्या कहेंगे? कोणीय वेग। मैंने इसका नामकरण कर दिया ओमेगा, और ओमेगा को क्या कहते हैं? कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग, तो ये थोड़ा याद रखिए। ओमेगा हो गया आपका कोणीय वेग। तो ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर इसकी बात करें, मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, देखिए तो घूम रहा है ना, ठीक है। थोड़ा पेन चेंज कर लूँ तो और आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। अरे आ जाओ भाई, कौन सी कलर ले लिया एकदम से? इतना टाइम में तो हम समझा देंगे जी, ठीक है। चलिए जी, समझा देते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कह रहा है कि हम नहीं आएंगे बिना कलर का, ठीक है। चलो, ऐसा थोड़ा बड़ा ले लिए। अब अगर बड़ा ले रहे हैं तो यहां पर आप अगर इसकी बात करें, देखिए ये एक्सिस बना इसका, बोलिए
एक्सिस बना है तो ये क्या करेगा, ये अपने ही एक्सिस पर ये कंप्लीटली घूमने की कोशिश करेगा क्या, बोलिए। तो ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना ये पूरी तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम घूर्णन अक्ष, ठीक है। और ये तो यहां पर क्या बात बनेगा बच्चों, अगर हम कहें तो ये घूर्णी प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। और ये पेंच नियम हाथ, दाएं हाथ का आपने ये 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये जो बनेगा इसका फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको क्या बोल देंगे आप, इसको बोल देंगे यानी आर। कोणीय संवेग की बात कर रहे थे, तो कोणीय संवेग क्या बनता है, कोणीय संवेग को एल से डिनोट करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और इसकी अगर वेग की बात करूं तो ये v हो जाता है। तो L बराबर कोणीय संवेग किसके करीब बनता है, एम भी इंटू आर के करीब, ठीक है। m क्या द्रव्यमान, v क्या है वेग यानी लीनियर यानी रैखिक वेग, r इसकी त्रिज्या, L जो है इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। तो ये क्या बन गया, इसको बोलेंगे बच्चों कौन सा, यानी कोणीय संवेग। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अभी आज जो हम लोग बात किया, हालांकि वीडियो बहुत लंबा बन गया होगा, आज जो हम लोग बात किए बच्चों, हम लोग पूर्ण तरीके से यानी सदिश, अदिश है ना, उसके प्रकार, ठीक है, इसकी बात कर लिए है, ठीक है। एक अदिश आप बचपन से जानते ही हैं, अदिश क्या होता है, वे भौतिक राशि जिसके केवल और केवल क्या होते हैं, यानी परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसे हम लोग स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं वो अदिश राशि, क्योंकि उसके पास दिशा नहीं है। जिसके पास परिमाण हो और दिशा नहीं हो, लेकिन इसके पास क्या, परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको कहते हैं सदिश राशि। तो आज के क्लास में हम लोग सदिश और अदिश को समझाने की मैंने पूर्णतः कोशिश करा बच्चों। सदिश के प्रकार को भी मैंने कोशिश करा विद डायग्राम के साथ आसान भाषा में समझाऊं, ठीक है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया हो।